नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मथुरा के रमन रेती आश्रम पहुंचे, जहां पर साधु संतों ने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं उन्होंने ठाकुर रमन बिहारी के दर्शन किए और यमुना आरती में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मथुरा का यह उनका पहला दौरा है, जहां वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। मथुरा आए हैं, किस तरह की यात्रा? और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, और वैसे तो कई कारण से मथुरा की अपनी एक विशेष पहचान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं जो सदैव अपने अस्तित्व में रही और ये मोक्षदायिनी है। मेरी अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बड़ा उदासीन है। गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम में आकर के माँ यमुना जी का पूजन सपरिवार किया। मुझे इस बात का संतोष है, सनातन संस्कृति की धारा में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये ऐसे अद्भुत चमत्कारी और कई कारणों से आज भी समाज में वंदनीय हमारे देवता हैं, जिनके कारण से हर युग में, हर काल, हर परिस्थिति में देश का विश्वास भी इनके साथ रहता है। और कई कारणों से इनकी शिक्षाएं आज भी समीचीन है, आज भी उपयोगी है। मैं उम्मीद करता हूं हमने अपनी शिक्षा नीति में भी मध्य प्रदेश में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की सनातन संस्कृति की कई धाराओं का समाविष्ट किया है। और ख़ास करके तो देव दर्शन करने का जो आनंद पोष माह में है, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, ऐसे उस पूर्व संध्या पर जब हमारे कुंभ का भी स्नान होना है, उसके पहले मैं मथुरा आकर के भगवान को वंदन करना और ख़ास करके गुरु जी के आशीर्वाद लेने आया। और बांदा में लिंग परिवर्तन का यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बांदा का है, जहां पर 9 लोगों को लिंग परिवर्तन करवाकर थर्ड जेंडर के रूप में बनाया गया। वहीं परिवर्तन जेंडर के परिजन और पीड़ित एसपी कार्यालय में आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। वहीं किन्नरों के दूसरे पक्ष के लोग पहुंचकर एसपी कार्यालय में ही मारपीट करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करके पीड़ित पक्षों की दी गई तहरीर को लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। हमें एक बिना प्यार से बुलाया अपने पास, पैसा रुपए हर एक चीज़ देने के लिए, और फिर ये हमें बहला फुसला के अपने पास रखा, पैसा वैसा सब देने के लिए बोला। फिर ये हमें कानपुर ले गया, कानपुर में हमारा ऑपरेशन करवाया है वहीं पे। और हम तो अपने गांव में रहते थे, पढ़ाई करते थे वहाँ पे। हम इस मामले में इकट्ठा हुए कि जो ये लिंग परिवर्तन करवाते हैं, किन्नर लोग अगवा करके नए बच्चों के साथ में उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। हम इस बात पे बात उठा रही है। हम कौन लोग हैं जो लिंग परिवर्तन कर रहे हैं? जी, धीरी उर्फ कटरीना, मधु उर्फ मुन्ना जो शांतिनगर निवासी है, और धीरू उर्फ कटरीना है, ये अतर्रा निवासी है। और ये मुन्ना, ये मधु बन्नो, ये पूरे गैंग के लोग हैं, बांदा के रहने वाले हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं लिंग परिवर्तन? ये मेरे साथ 10 साल पहले से हो रहा है, लेकिन 10 साल के अंदर कितने लोग का करवा लिया या उससे पहले कितने लोग करवाए, सर मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली कुछ दिनों से चल रहा था ये कि कुछ लोग, कुछ किन्नर 3-4 लोग हैं टोटल संख्या में, जिनका कहना है कि उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे पकड़कर किन्नर बनाया गया है। उसी संबंध में आज यहाँ पे दोनों पक्ष आए हुए थे। दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, और जो जिनको आरोप लगा रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती किन्नर बनाया गया है, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र भी लिया गया है। उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी जाँच उपरांत। और वे गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी युवा ज्ञान शक्ति संगम समारोह का आयोजन किया, जिसमें मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों के छात्रों ने परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मोटरसाइकिल और स्कूटी जैसे पुरस्कार भी दिए गए। जन्मदिन का दिवस है, लेकिन ये युवा शक्ति संगम का कार्यक्रम है। और सन 1992 में मैंने नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। जो नारा बढ़ते बढ़ते देवीपाटन मंडल पहुंचा, और मंडल के बाद आज जो है प्रदेश में कई स्थान पर पहुंच चुका है। 9 जिले में इस बार परीक्षा हुई है, और विजेता को मोटरसाइकिल या स्कूटी मिलती है। आज 27 स्कूटी या मोटरसाइकिल बांटी गई है, और इस कार्यक्रम का नाम है युवा शक्ति संगम। एक संगम इस समय
इलाहाबाद में चल रहा है कुंभ में। और एक छोटा मोटा संगम से तुलना तो नहीं करेंगे, लेकिन संगम का कहते हैं जहां लोगों का समागम, लोगों से भेंट हो। तो आज नंदिनी नगर के इस प्रांगण में भी नॉर्थ ईस्ट छोड़ करके कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां के लोग आशीर्वाद देने के लिए आए ना। और अयोध्या के संतों का तो क्या कहना है। और एक तरीके से आप देखो तो ये जोड़ने का काम हो रहा है। मैं सबसे पहले गांव में हमारे 2 पार्टी होती थी, मैंने उसको तोड़ा, एक जोड़ा। फिर विद्यार्थी जीवन में मैंने अयोध्या के अंदर क्षेत्रवाद खत्म किया, जातिवाद खत्म किया। और उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो गया है कि एक तरीके से देखिए तो ये जोड़ने का कार्यक्रम है, ये तोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, ये जोड़ने का कार्यक्रम है। आज पूरे लगभग पूरे देश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। और उत्तर प्रदेश का तो लगता है कि 80-90% जनपद के लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो ये जन्मदिन तो एक नाम पड़ गया और ये दिन चुना गया और इसी दिन को फिर नंदिनी माता की मूर्ति की स्थापना हुई। तो एक तरीके से ये हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत ये की है। वहीं एमएसएमई विभाग की ओर से संचालित इस योजना में युवाओं को उद्योग लगाने के लिए बिना ब्याज और साथ ही गारंटी के 5 लाख तक का जो लोन है 4 सालों के लिए ये मिलेगा। आवेदन से संचालन तक मदद के लिए हर जिले में आर्थिक विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ ही रिटायर्ड बैंक अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। युवा उद्यमी योजना है और ये 21 से 40 वर्षों के युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए किया गया है। और ये भारतवर्ष में पहली ऐसी योजना है जिसमें मार्जिन मनी भी है और ब्याज मुक्त है और गारंटी फ्री, तीनों है। गारंटी फ्री, ब्याज मुक्त और मार्जिन मनी की सब्सिडी भी इसमें है। इसमें युवाओं को अपने रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन पहले चरण में और उस जितना भी लोन सैंक्शन होता है पहले चरण में उसके 2 गुना तक का लोन दूसरे चरण में दिया जाएगा। और इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो नए उद्योग हैं, नए व्यापार हैं, नए तरह की सोच है, इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 350 नए प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं जिससे कि युवाओं को इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो। इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो msme.gov.up.in के वेबसाइट पे जाके उसमें अपने आधार कार्ड के माध्यम से, आधार नंबर के माध्यम से वो लिंक हो जाता है और डायरेक्ट एप्लीकेशन बैंकों में चली जाती है। कोई मैनुअल इंटरवेंशन इसमें नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। सिविल स्कोर से लेकर के बैंक डिटेल्स तक, किन सप्लायर से मशीन लेना है, सब कुछ की व्यवस्था है। और युवाओं के मेंटरिंग के लिए उनके एंटरप्रेन्योरियल यात्रा, उद्यमी के रूप में यात्रा प्रारंभ करने के लिए उसकी मेंटरिंग की भी सपोर्ट हमने डेवलप की है। और कुल मिला जुला के हमारा लक्ष्य ये है कि प्रत्येक वर्ष अगले 10 सालों तक 1 लाख नए उद्यम हर साल स्थापित। धन्यवाद। और चंदौली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जनता टीवी की खबर का बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। दरअसल अवैध रूप से सड़कों पर खड़े जो ट्रक थे उसको लेकर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद जियो मैनेजर जो है वो हरकत में आए हैं और ट्रक खड़े होने से आए दिन यहाँ पर हादसे भी होते थे और ट्रक की वजह से कई हादसे हो भी चुके हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जनपद चंदौली के नेशनल हाईवे 90 के किनारे है और आप देख सकते हैं कि फॉग का मौसम चल रहा है और पूरी तरफ विजुअलिटी काफी कम है। काफी हम आपको समय बताएंगे तो दोपहर के करीब 12 बजने वाले हैं, लेकिन जो विजुअलिटी है वो काफी कम है। धुंधला मौसम चल रहा है, आप देख सकते हैं गाड़ियां चल रही हैं और हमारे जस्ट पीछे आप देखेंगे ये रिलायंस जियो का पेट्रोल पंप है, जहाँ पे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये ट्रकों की कतार आपको हमेशा देखने को मिलती है जो कि एक दुर्घटना को दावत देती है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे आए दिन इस तरह की ट्रकें खड़े रहती है बीच रोड में। आप देखेंगे कि
ट्रकें लगाकर ये लोग खड़े कर देते हैं, जिससे रोज राहगीरों की दुर्घटना का कारण बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि महीनों में यहाँ कई सारी दुर्घटना होती है, उसके बाद भी यहाँ के प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, चाहे वो टीआई हो चाहे वो टीएसआई हो, किसी की नजर नहीं पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि इस मौसम में दुर्घटना आए दिन हो रही है, उसके बाद भी इस तरह का जिला प्रशासन का रवैया कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह को खड़ा करता है। कैमरा पर्सन सुदर्शन के साथ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जनता टीवी, चंदौली। और गुजरात के पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए डिप्टी कमांडेंट सुधीर यादव का जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव पहुंचा है हरिकिशनपुर, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद के पिता ने घटना की जांच और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पोरबंदर में शहीद हुए सुधीर यादव कमांडेंट का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हरकिशनपुर पहुंचा, जहां पर नम आंखों से लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के सुईली क्षेत्र के मेहता विकासखंड के हरकिशनपुर गांव का है, जहां पर यहां के रहने वाले लाल सुधीर यादव डिप्टी कमांडेंट थे और गुजरात के पोरबंदर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में शहीद हो गए। उनका शरीर पार्थिव जैसे ही गांव पहुंचा तो लोगों का तांता लग गया, लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। हालांकि उसी मामले के दौरान उनके पिता ने गंभीर सवाल सरकार के ऊपर उठाए, जहां पर उन्होंने कहा कि ऐसे 4 साल की अग्निवीर योजना में अपने बेटों को खोते रहेंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो घटनाएं हो रही हैं उसकी मटेरियल जांच करा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चाहिए। वहीं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं जो शहीद हो रहे हैं उनके परिवारजनों में आक्रोश फैलेगा। हालांकि अब वहीं पर पार्थिव शरीर को जब श्रद्धांजलि देने के बाद यहां से पैतृक गांव से पार्थिव शरीर बिठूर घाट ले जाया जाएगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दाह संस्कार की अंतिम क्रिया किया जाएगी। विशाल सिंह चंद्रवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फैशन की दुनिया में भारत ने क्रांति ला दी है। अभी तक फैशन जो है फोरकास्ट को लेकर हम लोग यूरोप पर ही डिपेंड थे, लेकिन इस पर अब रायबरेली की निफ्ट निदेशक ने बताया कि भारत ने पहली बार 2025 का फैशन फोरकास्ट ये खुद तैयार किया है और साथ ही केंद्र सरकार की विजन नेक्स्ट परियोजना के तहत ही 70,000 से अधिक सैंपल लेकर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय कारीगर अब फ्री में वेबसाइट से फैशन ट्रेंड देख सकेंगे, जो पहले यूरोप से महंगे दामों पर मिलते थे। अभी तो क्योंकि हमने भी ये लॉन्च किया है और हम चाह रहे हैं कि वस्त्र मंत्रालय के भी जितने भी हमारे फील्ड ऑफिसेस हैं, निफ्ट के जितने भी हमारे कैंपसेस हैं, उनके द्वारा पहले तो ये प्रचार हो जाए कि भाई ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लिक ऑफ बटन पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो हमने ये जो लाखों रुपए का फैशन फोरकास्टिंग की मशीन्स, मैगजीन्स और फोरकास्ट ट्रेंड्स आते थे, उसको हमने बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में कर दिया है। तो अब तो ये आर्टिशियंस, वीवर्स, डिज़ाइनर्स के लिए ये एक किस्म से गीता बन जाएगी कि उसको देखें और आगे वो बढ़े। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के जो भी टेक्सटाइल, वस्त्र, परिधान फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा और चमत्कारी ये कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट है, ये फाइंडिंग्स है। सर, विजन नेस्ट के द्वारा जो भारतीय परिधान है, पोशाक है, क्या उन्हें भी फायदा मिल सके? बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी तक हम फैशन फोरकास्टिंग जो है यूरोपियन अमेरिकन फोरकास्टिंग जो कि उन्होंने अपने रीजन के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए बनाए, उसकी नकल मारते थे। अब जो है ये हमारा जो विजन नेक्स्ट है, ये तो लोकल से ग्लोबल जाने के लिए हमारी प्रेरणा दे रहा है। तो हमारे जितने भी लोकल क्राफ्ट्स हैं, लोकल परिधान हैं, उसको ये प्रोत्साहित करेगा। आगामी महाकुंभ को लेकर मंत्री, पर्यटन मंत्री जो हैं जयवीर सिंह ने प्रयागराज में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। लोग महाकुंभ में एडवेंचर्स भी कर सकेंगे, साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2000 से अधिक कॉटेज की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, पूरा महाकुंभ के लिए सारी तैयारियां पूर्णता की स्थिति में आ गई हैं। तमाम चीजों का लोकार्पण का कार्यक्रम कल माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, उसको करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि 13 तारीख से जो कुंभ की शुरुआत होगी, हम पूरी तरह वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, देश और दुनिया से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सारी हमारी तैयारियां पूर्णता की स्थिति में प्राय पहुंच गई हैं।
कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि आपने बताया कि एआई का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, 50 से अधिक विदेशी पर्यटक आ सकते हैं। इसके साथ ही आपने ये बात भी बताई कि देश और दुनिया के तमाम बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं वो भी शामिल होंगे, तो क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, ये ऐसा सनातन का सबसे बड़ा दुनिया का जमावड़ा है, सबसे बड़ा दुनिया का ऐसा महापर्व है जिसके लिए पूरी दुनिया में रहने वाले सनातन संस्कृति पे विश्वास करने वाले, जिनकी दम पर भारत कभी विश्वगुरु रहा होगा, वो सब आज हिंदुस्तान आकर के महाकुंभ की इस पवित्र प्रयागराज की धरती पे आने के लिए उत्सुक है। दुनिया के लोग आ रहे हैं हमारे राजदूतों के मार्फत उन देशों में, और उन विभिन्न देशों के राजदूतों के द्वारा हमारे हिंदुस्तान में उत्सुकता दिखाई जा रही है। हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को एक साथ ला करके कुंभ में डुबकी लगाने का काम करें। डिग्निटरी को ये अनुरोध किया गया है कि जो 6 स्नान के पर्व हैं उनको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उस दिन ज्यादा भीड़ रहने वाली है, तो प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं संभवतः उतनी नहीं दे पाएंगे, और दूसरा जनता को असुविधा न हो, श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उन जो 6 स्नान के बड़े पर्व हैं उनको वो लोग अवॉइड करें। मैं समझता हूं कि ऐसा ये आयोजन होगा जो अलौकिक, अद्भुत, भव्य दिव्यता के साथ अभूतपूर्व रूप से होगा। एक नया इतिहास बनेगा श्रद्धालुओं की संख्या के आने का भी, उनकी सुविधाओं का भी और व्यवस्थाओं का भी। चाक चौबंद सारी व्यवस्थाएं यहाँ आपको नजर आएंगी। प्रयागराज में हो रहे दुनिया के सबसे विशाल महाकुंभ मेले की सुरक्षा भारत नेपाल सीमा से भी की जा रही है, और इसी कड़ी में आईजी अमित पाठक भारत नेपाल सीमा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठकर बाकायदा मीटिंग की है और जरूरी दिशा निर्देश भी उनको दिए हैं। सर, आज भारत नेपाल सीमा पे आपने भ्रमण किया है, गश्त किया है, सुरक्षा का जायजा लिया है, क्या आपने पाया है और क्या आपने दिशा निर्देश दिया है? यहाँ पर यूपी पुलिस का और एसएसबी का सेटअप है, जिसमें नेपाल सीमा से जुड़े जो पॉइंट्स हैं उनसे आवागमन को हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो आज सारे सेटअप को देखा गया है, जिसमें जितने लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, साथ ही साथ कार्गो फैसिलिटीज भी आईसीपी के माध्यम से यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। तो उसमें सुरक्षा की बिंदुओं की समीक्षा की गई है, और स्थिति में जो भी और अधिकारियों के साथ बैठक में बिंदु निकल करके आए हैं उन पे भविष्य में कार्रवाई करने का हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया। सर, कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर के आपने क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, सुरक्षा पूरी तरीके से इस एरिया में अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के चलते व्यापार भी है और लोगों का भी आना जाना है, और ये हमारी बड़ी महत्वपूर्ण एक ड्यूटी पॉइंट है। तो इस पे जो सुरक्षा व्यवस्था के जो मानक हैं उनका अच्छे से पालन हो, ये हमको सुनिश्चित कराना है। इसी के लिए आज वृहद मीटिंग करके सभी पक्षकारों के साथ यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और पूरे इसकी ज्वाइंट पेट्रोलिंग करके समीक्षा की गई। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फर्रुखाबाद में कम नहीं हो रहा है जंगली जानवरों की दहशत का ये माहौल। जंगली जानवर होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा के यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सुरक्षा इंतजामों के तहत तोड़ी जा रही है ये इमारत। निजी संस्था को तोड़ने का दिया गया टेंडर। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने घर को निशाना बनाया। कीमती ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाराबंकी में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। लापता युवक को तालाब से बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चलाया ऑपरेशन चक्रव्यूह। बॉर्डर पर की जा रही है चेकिंग। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मृतक सपा कार्यकर्ता के परिजनों से मिर्जापुर में मुलाकात की। कहा, हत्या के बाद परिजनों को मिल रही धमकी चिंता का विषय है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।